नमस्कार, मैं प्रदीप कश्यप। आज हम समकालीन भारत एवं शिक्षा में बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था भाग 1 पर चर्चा करेंगे। बोधकाल भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति रही है। यहाँ पर अन्य देशों के व्यक्तियों ने आकर भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया, कर्म आधारित व्यवस्था को परिवर्तित कर जन्म आधारित व्यवस्था में बदल दिया। भारतीय शिक्षा पर ब्राह्मण वर्ण का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। शूद्र वर्ण को पूर्ण रूप से शिक्षा से वंचित कर दिया गया, जिस कारण वे सरकारी कार्यों में अन्य व्यवसायों से वंचित हो गए। किसी भी देश का इतिहास उठाकर देखिए, जब कोई विचारधारा अति को पार करती है तो दूसरी विचारधारा को जन्म मिलता है। हमारे देश भारत में भी ऐसा ही हुआ। जब उत्तर वैदिक काल में कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड की शुरुआत हुई तो चारों ओर इसका विरोध प्रारंभ हुआ। यूं तो यह विरोध बहुत पहले चारवाक और आजीवकों ने शुरू कर दिया था, परंतु उनके अपने विचारों के पीछे कोई ठोस दर्शन नहीं था, इसलिए उनका प्रभाव जिस तेजी के साथ बढ़ा उसी तेजी से समाप्त हो गया। ईसा पूर्व 563 में भारत की पुण्य भूमि पर महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ। यूं तो महात्मा बुद्ध राजघराने में पैदा हुए थे और उन्हें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, परंतु उन्होंने लोगों के सांसारिक दुखों की अनुभूति की। उन्होंने इन दुखों से छुटकारा पाने हेतु उपाय खोजने के लिए तपस्या की और कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म के स्थान पर करुणा प्रधान मानवतावादी और बौद्ध धर्म की स्थापना की। भारत में इस धर्म का प्रभाव 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक रहा। इतिहासकार इस काल को बौद्ध काल कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी से लगभग 8 किलोमीटर दूर सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। यहाँ से 4 शिष्यों के साथ उन्होंने यह कार्य आगे बढ़ाया। इस कार्य में तत्कालीन राजा महाराजाओं का बड़ा योगदान रहा। देखते ही देखते देश के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों और विहारों का निर्माण हो गया। प्रारंभ में तो बौद्ध विहार महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र के रूप में विकसित हुए, परंतु आगे चलकर यह शिक्षा की व्यवस्था भी करने लगे। इस काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जिस नई शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया उसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली इसलिए क्योंकि इसका विकास बौद्ध काल में हुआ और यह बौद्ध धर्म एवं दर्शन पर आधारित थी। वैदिक धर्म की कठोर वर्ण व्यवस्था और क्रम कांड के प्रतिकूल बौद्ध धर्म समानता, प्रेम और करुणा पर आधारित था। आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में समझ सकेंगे, शिक्षा की संरचना एवं संगठन का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्शों को समझ सकेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या जान सकेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा केंद्रों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब पढ़ते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यहाँ बौद्ध शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। नंबर 1, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में 3 तथ्यों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा सीधी बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी। इस पर
किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि संघ का नियंत्रण था। संघ की सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को संचालित और नियंत्रित करता था। नंबर 2, शासन का संरक्षण प्राप्त। बौद्धकालीन शिक्षा संस्थाओं को शासन का सहयोग वैदिक काल की अपेक्षा अधिक प्राप्त हुआ। तत्कालीन राजाओं ने इनके भवन निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया और इनके संचालन के लिए गांवों के गांव दान में दिए। क्योंकि बौद्ध काल में शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए थे, इसलिए शिक्षा का विकास बहुत तेजी से हुआ। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बच्चों की प्राथमिक एवं उच्च दोनों स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, परंतु प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा के छात्रों से शुल्क लिया जाता था। नंबर 2, शिक्षा की संरचना एवं संगठन पढ़ेंगे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की संरचना एवं संगठन को 3 स्तरों में बांटा गया था। नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा जो निःशुल्क थी और सभी वर्गों को सुलभ थी। नंबर 2, उच्च शिक्षा सशुल्क एवं सभी वर्गों को सुलभ थी। और नंबर 3, भिक्षु शिक्षा जिसके लिए आजीवन अविवाहित रहना होता था और जिसके अंदर उच्च चरित्र का निर्माण किया जाता था। आगे शिक्षा के तीनों स्तरों का वर्णन किया गया है। अब चर्चा करेंगे शिक्षा की संरचना और उसके संगठन पर, जिसके अंतर्गत देखेंगे प्राथमिक शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिए खुलने पर समाज के वंचित वर्ग अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए ललायत दिखे। क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था में शिक्षा के द्वार सभी के लिए नहीं खुले थे और जिनके लिए खुले थे वे भी अपने व्यवसाय की ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा की व्यवस्था भी बौद्ध मठ एवं विहारों में की जाती थी। यह 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। प्रवेश के समय बच्चों का पबज्जा संस्कार होता था। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में पबज्जा संस्कार की विधि का सविस्तार वर्णन मिलता है। अब चर्चा करते हैं पबज्जा संस्कार पर। देखिए, पबज्जा का अर्थ है बाहर जाना, क्योंकि उस समय बच्चे शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर मठ अथवा विहार में जाते थे। इसलिए प्रवेश के समय होने वाले इस संस्कार को पबज्जा संस्कार कहा जाता था। सर्वप्रथम बच्चे का सिर मुंडाया जाता था, उसके घर के वस्त्र उतारकर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और हाथ में दंड दिया जाता था। अब उसे मठ अथवा विहार के प्रवेश अधिकारी भिक्षु के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। वह अपने मस्तक से भिक्षु के चरण स्पर्श करता था। उसके बाद भिक्षु के सम्मुख पालथी मारकर जमीन पर बैठ जाता था। भिक्षु बच्चे को निम्नलिखित 3 प्रण ऊंचे स्वर में उच्चारित करवाता था। इन 3 प्रणों को शरणत्रयी कहा जाता था। यह 3 प्रण इस प्रकार हैं: बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब चर्चा करेंगे 10 सिक्खापदानी पर। इसके बाद भिक्षु छात्र को 10 उपदेश देता था, जिसे 10 सिक्खापदानी अर्थात 10 शिक्षा पद कहते थे। यह 10 उपदेश इस प्रकार थे: नंबर 1, अहिंसा का पालन करना। नंबर 2, शुद्ध आचरण करना। नंबर 3, सत्य बोलना। नंबर 4, सत आहार लेना। नंबर 5, मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना। नंबर 6, पर निंदा न करना। नंबर 7, पराय वस्तु को ग्रहण न करना। नंबर 8, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना। नंबर 9,
नृत्य एवं संगीत आदि से दूर रहना। और नंबर 10, सोना चांदी हीरा जवाहरात आदि कीमती दान न लेना। बच्चा इनके पालन का प्रण लेता था और इसके बाद उसे मठ अथवा विहार में प्रवेश दिया जाता था और अब उसे श्रवण अथवा सामनेर कहा जाता था। प्यारे छात्रों, हमारा प्रथम भाग यहीं पर समाप्त होता है। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के भाग 2 पर आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।